नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होता है। वहीं पर एक पंचली नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला रोहतास सिंह। रोहतास के पास अपनी 2 एकड़ जमीन होती है, लेकिन 2 एकड़ जमीन से इतनी कमाई नहीं होती थी जिससे कि इसके घर का गुजारा ठीक तरीके से चल सके। फिर भी रोहतास सिंह जो था वो अपने घर के अंदर 2-3 पशु भी रखा करता था और जितना भी दिन पशुओं से मिलता था वो सारे दूध को बेच करके इसके घर का गुजारा ठीक तरीके से चल जाया करता था। बीच बीच में रोहतास जो था वो मेहनत मजदूरी का भी काम कर लिया करता था, लेकिन मेहनत मजदूरी करके जितने भी इसके पास पैसे आते थे उन सारे पैसों को वो शराब और शबाब में उड़ा दिया करता था, क्योंकि रोहतास जो था वो नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है दोस्तों। और फिर आगे भविष्य में चलकर यही रोहतास नाम का व्यक्ति 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है, जिसके बारे में गाँव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। अब रोहतास के परिवार में इसके एक बेटे की पत्नी होती है जिसका नाम नैना होता है। नैना जो कि अपने घर के कामकाज किया करती थी और साथ में इसकी एक पोती भी होती है जिसका नाम सपना होता है। सपना ने अभी 10वीं पास कर ली थी, लेकिन सपना का मन जो था वो पढ़ाई में लगा नहीं करता था और जिसकी वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई भी छोड़ देती है और इस समय वो अपनी माँ के साथ घर के कामकाज करती है और साथ में वो खेत के भी कामकाज करती है। वो हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास वो अपनी माँ नैना देवी के साथ खेत में चारा काटने भी जाया करती थी और फिर चारा काटने के बाद वो गांव में लेकर आती थी और पशुओं को खिलाया करती थी। पशुओं का दूध भी वही निकाला करती थी और उस दूध को बेच करके जितने भी पैसे आते थे माँ बेटी का गुजारा ठीक तरीके से चल जाया करता था। लेकिन अब इस परिवार के अंदर उथल पुथल मचने वाली थी। कोई भी नहीं जानता था कि आगे भविष्य में चल करके इन माँ बेटियों के साथ जो रोहतास होता है वो क्या करने वाला था। दिन जो थे वो गुजरते ही चले जा रहे थे और फिर एक तारीख आ जाती है 10 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और नैना अपनी बेटी सपना से कहने लगती है कि बेटी, घर का राशन पानी खत्म हो चुका है, तो तुम किसी किराने की दुकान पर जाओ और वहां से राशन कुछ खरीद करके ले आओ। और इसके बाद जो बेटी होती है वो अपने घर से कुछ पैसे लेकर के गाँव में किराने की दुकान पर चली जाती है। किराने की दुकान पर वो घर का कुछ सामान खरीदती है, लेकिन सपना जो है वो बीच रास्ते में एक बात सोचने लग जाती है। सपना सोचने लग जाती है कि अगर उसकी माँ भी इस गांव के अंदर कोई अच्छे से किराने का दुकान खोल ले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारे गांव में गिने चुने 3-4 किराने की दुकान ही है और इस तरह से अब सपना जो है वो राशन वगैरह लेकर के घर पर आ जाती है। और फिर अब माँ अपनी माँ नैना से कहने लगती है कि माँ, तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो तो क्यों नहीं तुम एक किराने की ही दुकान खोल लेती हो। वैसे भी हमारे गाँव में 3-4 ही दुकानें हैं और इससे हमारी दुकान भी अच्छी खासी चलेगी। ये बात नैना उसकी माँ को भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। नैना देवी कहने लगती है कि बेटी, फिलहाल तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। तो सपना कहने लगती है कि माँ, दादाजी के पास तो जरूर कुछ पैसे होंगे। सपना भी इस बात को सोचने लग जाती है कि उसका दादा जो है वो अपनी बहू नैना को जरूर कुछ पैसे दे सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला था ही नहीं। और फिर इसके बाद जो नैना देवी होती है वो उसी समय अपने ससुर से कहने लगती है कि पिताजी, मैं इस गाँव के अंदर एक किराने की दुकान खोलना चाहती हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो आप पैसे दे दीजिए। तभी उसका ससुर कहने लगता है कि मेरे पास केवल 1 लाख रुपए है। लेकिन तभी उसकी बहू कहने लगती है कि 1 लाख रुपए से तो दुकान नहीं खुली जा सकती है। तभी उसका ससुर कहने लगता है कि गांव में एक सरपंच है जिसका नाम सेवक राम है और वो ब्याज पर पैसे देता है। 2 लाख रुपए में उससे ब्याज पर भी ले सकता हूँ और फिर 3 लाख रुपए से तुम्हारी दुकान जो है वो अच्छे तरीके से खुल सकती है। अब ये बात बहू भी मान जाती है और फिर इसके बाद जो ससुर होता है उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और फिर गांव के सरपंच सेवक राम के पास जाता है। सेवक राम से मिलता है और सेवक राम से कहने लगता है कि मेरी बहू जो है वो इस गांव के अंदर एक किराने की दुकान खोलना चाहती है और वो इस दुकान करके कुछ कमाना चाहती है। तभी जो सेवक राम होता है वो इसी समय उस रोहतास को पैसे देने से मना कर देता है। सेवक राम कहने लगता है कि तुम्हारा हिसाब किताब मुझे ठीक नहीं लगता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बहू को ही मेरे घर पर भेज दो। उसको अच्छे हिसाब किताब में अच्छे से समझा भी दूंगा और वो समझ भी जाएगी और मैं वैसे भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद ये जो रोहतास होता है इस सेवक राम के घर से खाली हाथ लौट आता है और फिर अपनी बहू नैना देवी से मिलता है और नैना से कहने लगता है कि सेवक राम सरपंच ने मुझे पैसे देने से मना कर दिए हैं, तो एक बार तुम जाकर के बात करके देख लो, वो तुम्हें ही पैसे देगा। अब नैना जो होती है, जो उसकी बहू होती है, उसी समय 10 मिनट का समय गुजरने के बाद सेवक राम सरपंच के घर जाती है। सेवक राम से मिलती है और वो उसे कहती है कि मुझे 2 लाख रुपए जो है वो कर्ज पर चाहिए और धीरे धीरे करके मैं आपको ब्याज सहित वापस कर दूंगी। लेकिन जैसे ही सेवक राम सरपंच की नजर इस महिला नैना देवी की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो फिर सेवक राम सरपंच की नीयत में खोट आ जाती है।
सेवकराम सरपंच कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें पैसे तो जरूर दे सकता हूँ और तुम्हें ब्याज भी लौटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब जैसे ही कीमत चुकाने की बात आती है तो नैना तुरंत समझ जाती है। नैना का भी कोई चाल चलन चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। नैना देवी जैसे ही इसकी बातों को सुनती है तो वो कहने लगती है कि सरपंच साहब, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और अगर आपने पैसे देने से मना कर दिया तो फिर बहुत कुछ आपको जो है वो मिलेगी नहीं, जो कि आप मुझसे हासिल करना चाहते हैं। और सरपंच सेवकराम भी अब इस महिला की सारी बातों को समझ जाता है। सेवकराम सरपंच जो है वो नैना देवी से कहने लगता है कि देखो नैना, तुम एक विधवा महिला हो और तुम्हारे घर के अंदर भी काफी ज्यादा गरीबी है। मैं तुम्हारे घर की सारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजारा करोगी। अब नैना देवी तभी सरपंच से कहने लगती है कि देखिए, आपने मुझे 2 लाख रुपए तो जरूर ही देने पड़ेंगे, और रही आपकी जरूरतों की बातें तो फिर मैं आपकी सारी जरूरतें जो है वो कल के कल ही पूरी कर दूंगी। मैं कल सुबह खेत में अकेले ही जाने वाली हूँ और आप भी वहीं पर आ जाना, और हम वहीं पर बैठ करके हम अपना सारा हिसाब किताब कर लेंगे। और इस तरह से नैना इस चीज के लिए मान जाती है, और फिर सरपंच भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गया था। और फिर इसके बाद जो नैना होती है वो इसके घर से निकल करके अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है और फिर जब अगला दिन आता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। नैना अपनी बेटी सपना से कहने लगती है कि बेटी, आज घर पर बहुत सारे काम काज जो है वो बाकी पड़े, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हें ये सारे काम कर देना है, और फिर मैं खेत में चारा काटने के लिए अकेले ही चली जाती हूँ। तभी सपना कहने लगती है कि माँ, घर के काम काज तो मैं खत्म कर दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खेत में भी जरूर चलूंगी, क्योंकि आप वहां पर अकेली चारा नहीं काट पाएंगे। लेकिन माँ जो होती है वो अपनी बेटी सपना से कहने लगती है कि बेटी, आज घर के जितने भी काम है वो तुम्हें ही करने हैं, और मैं जल्दी से खेत से चारा काट कर ही आ जाऊंगी। और फिर इसके बाद दोस्तों जो नैना देवी होती है वो जैसे तैसे करके अपनी बेटी सपना को मनाने में कामयाब हो जाती है। और फिर देखते ही देखते सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, और फिर नैना जो होती है वो अपने घर से दराती लेकर और अपना एक छोटा सा फोन लेकर के खेत में चली जाती है। और खेत में जाने के बाद वो उसी समय सेवकराम के पास सरपंच के पास फोन करती है और सरपंच से कहती है कि अब आप जल्दी से खेत में आ जाइए, मैं आज खेत में बिल्कुल अकेली हूँ, और फिर साथ में 2 लाख रुपए लेकर के भी आना। अब इस तरह से दूसरी तरफ जो सरपंच साहब सेवकराम होते हैं वो अपने घर से 2 लाख रुपए लेकर के घर से मोटरसाइकिल उठा करके खेतों की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो खेत में पहुंच भी जाता है, और खेत में जाने के बाद वो देखता है कि नैना जो है वो अपनी खेत में बिल्कुल अकेली होती है। और फिर इसके बाद सेवकराम सरपंच इसके पास आता है और कहता है कि मैं 2 लाख रुपए लेकर आया हूँ, लेकिन 2 लाख रुपए तब दूंगा जब तुम मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दोगे। और इस तरह से जब ये महिला नैना देवी सेवकराम सरपंच के हाथ में पैसे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद नैना जो होती है वो खुद ही सरपंच से कहने लगती है कि चलिए, पास में ही एक खेत में घर बना हुआ, ईख का खेत बना हुआ, एक को खेत है, वहीं पर चलते हैं और वहीं पर अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे, और वहीं पर आप मुझे पैसे भी दे देना। और इस तरह से नैना जो है वो अब इस गांव के सरपंच सेवकराम को लेकर के सीधे पास के ईख के खेत में चली जाती है। और ईख के खेत में जाने के बाद दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। ये दोनों ही गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों की इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती है, जब तक दोनों ही सारा कुछ कर नहीं लेते हैं। और फिर जैसे ही ये दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर सेवकराम जो है वो इस महिला को 2 लाख रुपए दे देता है। और सेवकराम सरपंच नैना से कहता भी है कि 6 महीने के अंदर तुम्हें मेरे सारे पैसे लौटाने होंगे, लेकिन ब्याज मैं अब तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और इस तरह से ये महिला नैना जो है ये बात सुनकर के बहुत खुश हो गई थी। और फिर इसके बाद गांव का सरपंच सेवकराम उसी समय अपन मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आ जाता है, लेकिन नैना देवी चारा काटती है, और फिर चारा काटने के बाद वो चारे को लेकर के घर में आती है और साथ में पैसे भी लेकर आती है। और जैसे ही दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर इसके बाद जो नैना होती है वो अपने ससुर रोहतास से कहने लगती है कि सरपंच ने मुझे 2 लाख रुपए कर्ज पर दे दी है, लेकिन अभी भी दुकान को खोलने के लिए 1 लाख रुपए की हमें जरूरत तो पड़ेगी है। अब जैसे ही ये बात ससुर को सुनाई देती है तो फिर ससुर जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि 1 लाख रुपए मैं अपनी बहू को तो देना ही वाला हूँ, लेकिन इस बात की भी कीमत मैं अपनी बहू से वसूल करूंगा। अब जो ससुर होता है वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है, और उसी समय जो ससुर होता है तभी उसकी पोती नैना अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, सपना अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, 1-2 घंटे के बाद मैं वापस आती हूँ। और नैना अपनी बेटी सपना को जाने के लिए कह देती है, और फिर सपना उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे अपनी सहेली के घर पर चली जाती है। लेकिन इस समय इस घर के अंदर ससुर और बहू जो है वो दोनों ही सिर्फ रह जाते हैं। अब जो ससुर होता है वो मौके की तलाश में होता है। ससुर जैसे ही अपनी बहू नैना को घर में अकेला देखता है और उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखता है तो फिर जो आज ससुर होता है उसकी नीयत जो थी वो अपनी बहू पर खराब हो जाती है,
और फिर इसके बाद ससुर अपनी बहू नैना के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि बहू तुम्हें मैं 1 लाख रुपए तो दे सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत भी मैं वसूल करूंगा। अब जैसे ही बहू से बात कही जाती है तो बहू जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका ससुर जो है वो आज इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये बहू अपने ससुर से कहने लगती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप मेरे पिता समान हैं और आप मेरे साथ ऐसा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन जो ससुर होता है दोस्तों, वो अपनी बहू की एक भी बात को नहीं मानता है। जो बहू ससुर होता है वो अपनी जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि 1 लाख रुपए तो मैं तभी दूंगा जब तुम मेरे साथ वक्त गुजारोगी। लेकिन अब दूसरी तरफ बहू जो थी वो भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि जब मैं अपनी गांव के सरपंच सेवक राम के साथ वक्त गुजार सकती हूँ तो फिर क्यों ना मैं अपने ससुर के साथ भी वक्त गुजार लूं। और ये सारी बातें घर की बातें घर में ही दफन होकर के रह जाएंगी। अब जब बहू इस बात को मन में सोचने लग जाती है तो फिर वो अपने ससुर से कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपकी सारी शर्तों को मान लेती हूँ। और बहू उसी समय अपने घर का मेन गेट जाकर के बंद कर देती है। और फिर उसके बाद इसका जो ससुर होता है और जो नैना होती है, दोनों जो बहू होती है वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। आज इस ससुर का जो मीर जो था वो बिल्कुल ही मर चुका था, इसकी आत्मा बिल्कुल ही मर चुकी होती है। ससुर ये एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता है कि ये उसकी बहू है और जो कि उसके बेटी के समान है। और फिर इसके बाद जो ससुर होता है वो अपनी बहू के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। वो बहू के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने में व्यस्त हो जाता है। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों की जरूरतें और दोनों की ख्वाहिशें और हसरतें पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही उन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद दोस्तों जो ससुर होता है वो अपनी बहू से कहने लगता है कि मैं कल ही बैंक जाने वाला हूँ और मैं बैंक से कल 1 लाख रुपए ले आकर के तुम्हें दे दूंगा। और इस तरह से पूरा वक्त गुजर जाता है। अब जैसे अगला दिन होता है तो फिर अगला दिन दोस्तों जो ससुर होता है वो बैंक में जाता है और बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर आता है, सीधे घर पर लौट आता है। अपनी बहू को वो पैसे ला करके दे देता है और फिर पैसे देने के बाद कहता है कि तुम इस गांव के अंदर कोई अच्छी सी किराने की दुकान जल्दी खोलो। अब 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है। बहू जो थी वो अपनी किराने की दुकान इस गांव के अंदर खोल भी लेती है और फिर इसके बहू जो थी वो हर रोज सुबह के करीब 7 बजे के आसपास अपनी दुकान पर जाने लगती है और रात के लगभग 8:30 या 9 बजे के आसपास अपने दुकान से लौटा करती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो नैना का ससुर होता है वो अपनी पोती सपना को लेकर के हर रोज सुबह के करीबन 8 बजे के आसपास खेत में चला जाया करता था और फिर खेत से दादा और पोती दोनों ही चारा काट के लाया करते थे। तकरीबन 15-20 दिनों का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद जो नैना की दुकान होती है वो अच्छी खासी चलने भी लग जाती है। नैना के घर में 2 पैसे आना शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ जो पशुओं की देखभाल होती है ये दादा पोती दोनों मिलकर के कर रहे थे और इस तरह से अब घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन अब जो ससुर होता है और जो कि दादा भी था वो एक ऐसा कांड करने वाला था जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। ना तो बहू जानती थी और ना खुद उसकी पोती सपना जानती थी। दिन जो थे वो ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे और इसी तरीके से एक तारीख आ जाती है 25 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। सपना अपने घर के कामकाज में व्यस्त थी जबकि उसकी माँ नैना जो थी वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम खेत से चारा जल्दी लेकर के आ जाना, मैं अभी दुकान पर जा रही हूँ। और इस तरह से नैना जो है वो अपने घर से निकलती है और सीधे अपने जाकर दुकान खोलती है और साफ सफाई करती है और उसमें वो कुछ ग्राहक भी तभी आना शुरू हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो बेटी सपना थी वो अपने घर का काम काज खत्म करने के बाद अपनी घर में अकेली बैठी हुई होती है और उसी समय उसका दादा जो होता है वो घर में आ जाता है। और फिर घर में आने के बाद दादा जब अपनी पोती सपना को देखता है तो फिर सपना की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके आज दादा की नीयत में खोट आ जाती है। दादा जो होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि नैना को तो मैंने किसी न किसी तरीके से हासिल कर लिया है, लेकिन अब उसके घर के अंदर एक कोहिनूर का हीरा भी है तो इसको भी किसी न किसी तरीके से हासिल कर ही लेना चाहिए। क्योंकि जो दादा होता है उसका जमीर बिल्कुल मर चुका था, उसकी आत्मा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। अब जो ससुर होता है वो बस अपनी वासना को पूरा करना चाहता था। रोहतास इसके बाद अपनी पोती सपना से कहने लगता है कि सपना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अभी 15-20 मिनट के अंदर बाहर जो है वो कुछ जरूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ और जैसे मैं वापस आऊंगा तो फिर इसके बाद हम दोनों खेत में चलेंगे और वहां से चारा काट करके लेते आएंगे। सपना भी खुश होकर कहती है कि ठीक है दादाजी, कोई बात नहीं। और इस तरह से अब जो रोहतास होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास रोहतास जो है वो सीधे ही आज शराब के ठेके पर जाता है, वहां से थोड़ी शराब खरीदता है और फिर एक एकांत जगह पर बैठकर शराब पीता है और जब उसे थोड़ा सा नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद दादा जो होता है वो अपने घर पर लौट कर आता है और इसके बाद रोहतास अपनी पोती सपना से कहने लगता है कि चलो सपना अब खेत में चलते हैं, पशुओं के लिए चारा काट करके ले आते हैं। लेकिन जैसे ही सपना अपने इस दादा के पास जाती है तो फिर सपना को इसके मुंह से शराब की स्मेल आ जाती है। सपना अपने दादा से कहने लगती है कि दादाजी आज तो आपने सुबह सुबह ही पी रखी है, तो आप ऐसा करिए कि आप घर में आराम करिए और खेत से मैं चारा काट करके ले आती हूँ।
लेकिन दोस्तों तभी उसका दादा कहने लगता है कि आज कोई मैंने इतनी ज्यादा नहीं पी रखी है, तो चलो खेत में चलते हैं और चारा काट करके ले आते हैं। अब जैसे तैसे करके दादा जो था वो अपनी पोती सपना को मनाने में कामयाब हो जाता है और इस तरह से करीब 9:30 बजे के आसपास दादा जो है वो अपनी पोती सपना को लेकर के खेत में आ जाता है। सपना और साथ में इसका दादा रोहतास दोनों ही चारा काटने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो दादा होता है वो अपने मन में एक ही बात सोच रहा होता है कि आज खेत में दूर दूर तक कोई है भी नहीं और अपनी पोती सपना का फायदा उठाने में ही मेरा भला है। और फिर उसी समय दादा अपने खेत से खड़ा होता है, इधर उधर देखता है कि दूर दूर तक खेत में कोई भी इंसान नहीं था। और फिर इसके बाद दादा जो है वो अपनी पोती सपना के पास जाता है, उसके हाथ से वो दराती छीन लेता है और फिर दराती छीनने के बाद दादा जो है वो अपनी पोती सपना के गर्दन पर वो दराती रख देता है और कहने लगता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो गला यहीं पर काट दूंगा। अब जैसे ही सपना इस दादा की इस रूप को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सपना अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद उसका दादा जो है वो शायद उसके साथ आज कुछ गलत करना चाहता है और होने वाला भी यही था दोस्तों। इसके बाद दादा जो है वो अपनी पोती सपना से कहने लगता है कि चलो मेरे साथ ईख के खेत में चलो। अब पोती जो थी वो ना तो कुछ कहने की हालत में थी और ना ही कुछ करने की हालत में। इसके सामने सपना जो थी वो बिल्कुल मजबूर हो गई थी क्योंकि दादा ने गले पर दराती रखी हुई थी। और अब इस तरह से दोस्तों जो इसका दादा होता है वो अपनी पोती सपना को लेकर के ईख के खेत में चला जाता है और ईख के खेत में जाने के बाद आज जो दादा था वो अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। रोहतास सिंह जो है वो ईख खेत के अंदर अपनी पोती सपना के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। वो इस लड़के के साथ तब तक इस गलत काम को करता है जब तक कि इसका मन नहीं भर जाता है, जब तक इसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। दूसरी तरफ सपना जो थी वो इसके सामने हाथ जोड़ती रह जाती है। सपना सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि दादाजी ये बहुत गलत है, आप मेरे साथ गलत काम कर रहे हो। लेकिन इसका दादा इसकी एक भी बात को नहीं सुनता है, वो इसकी एक भी बात को नहीं मानता है और फिर लगातार इस गलत काम को अंजाम देता ही चला जाता है। अब जैसे ही दादा रोहतास का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर वो अपनी पोती सपना को धमकी देने लग जाता है और कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी को कहने की कोशिश की या बताई तो फिर उसी समय तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम दोनों को मैं घर से भी बाहर निकाल सकता हूँ। जब ऐसी ऐसी धमकी सपना को दी जाती है तो सपना काफी ज्यादा डर जाती है और इस तरह से अब इस काम को खत्म करने के बाद ये जो दादा होता है दोस्तों वो अपनी पोती को लेकर के वापस खेत में आ जाता है। इसके बावजूद भी सपना पशुओं के लिए चारा काटती है और फिर चारा काटने के बाद दोनों ही अपने घर को लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है तो फिर जो पोती सपना होती है वो अपनी माँ नैना देवी को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। वहां पर सपना जो थी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। सपना अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर ये बात अपनी माँ को बता दी तो फिर मेरा दादा मुझे जान से भी मार देगा, वो मुझे जान से तो जरूर ही मार देगा, ऊपर से मेरी माँ को भी वो नुकसान पहुंचा देगा। और इस तरह से ये लड़की जो है यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर देती है, सबसे बड़ी इसकी यही भूल साबित होती है। और इस तरह से अब फिर से दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। अब तो जो दादा रोहतास होता है वो हर रोज अपनी पोती को खेत में लेकर जाता था और चारा काटने के बहाने जैसे ही खेत में पहुंच जाते थे तो फिर वो अपनी पोती का हर रोज फायदा उठाना शुरू कर देता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 28 जनवरी 2026 का दिन। अब दोस्तों दादा जो था वो लगातार इस काम को करे जा रहा था और पोती जो थी वो डर से ना तो अपनी माँ को कुछ बता रही थी और ना ही किसी से वो कुछ कह रही थी और इसी का फायदा उठाकर जो उसका दादा रोहतास था वो नाजायज काम जो था वो इसके साथ गलत काम किए जा रहा था। अब तकरीबन सुबह के 7 बजे के आसपास का एक दिन का वक्त होता है। बेटी सपना घर के काम काज कर रही होती है और दूसरी तरफ जो नैना देवी थी वो भी आज अपनी दुकान पर जाने के लिए थोड़ी सी लेट हो जाती है। और फिर उसी समय जैसे ही सपना काम काज कर रही होती है तो फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही सपना की तबीयत खराब होती है तो फिर उसे काफी बेचैनी सी महसूस होने लगती है, उल्टियां होने लगती है। अब नैना जैसे ही अपनी बेटी सपना को देखती है तो कहने लगती है कि बेटी तुम्हारी तबीयत लग रहा है कि ज्यादा ही खराब हो गई है, तो तुम ऐसा करो कि आज तुम खेत में मत जाना। सपना अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब लग रही है कि मुझे दवा लेनी पड़ेगी। तो नैना कहती है कि बेटी तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ शहर में चलो, आज सबसे पहले मैं तुम्हें दवाइयां दिला करके ही लाऊंगी। और फिर इस तरह से करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। नैना अपनी बेटी सपना को लेकर के पास के ही एक हॉस्पिटल में चली जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद वो महिला डॉक्टर से बातचीत करती है। महिला डॉक्टर को सारी बात बताई जाती है और फिर इसके बाद जो महिला डॉक्टर होती है वो इस लड़की सपना का चेकअप करती है, इसका टेस्ट किया जाता है। और जैसे ही महिला डॉक्टर इसका चेकअप करती है, टेस्ट करती है, तो फिर महिला डॉक्टर के भी होश उड़कर रह जाते हैं। महिला डॉक्टर इसके बाद नैना से कहने लगती है कि नैना तुम्हारी बेटी जो है वो गर्भवती हो चुकी है। और अब जैसे ही गर्भवती होने की बात नैना सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नैना सोचने लग जाती है कि उसकी बेटी के पांव जो है लगता है डगमगा गए हैं।
शायद उसने कुछ गलत काम किसी के साथ कर लिया है। और फिर इसके बाद नैना देवी महिला डॉक्टर से कहने लगती है कि इसे कुछ दवाइयां दे दो, हम फिर फिलहाल घर पर जा रहे हैं। और महिला डॉक्टर इसे सपना को कुछ दवाइयां देती है और फिर नैना अपनी बेटी सपना को लेकर के गांव में वापस आ जाती है। और गांव में आने के बाद जो नैना होती है वो अपनी सपना बेटी से पूछने लगती है कि बेटी तुमने किसके साथ ये सारा काम किया है। लेकिन जो सपना थी वो आज बहुत बड़े राज खोलने के लिए तैयार हो चुकी थी। सपना उसी समय अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, हमारे घर के ही अंदर एक राक्षस छिपा हुआ है और उस राक्षस के साथ तुम भी अपना वक्त गुजार चुकी हो। मैंने कई बार रात के समय तुम्हें उस राक्षस के कमरे में जाते हुए देखा है। अब दोस्तों इसके बाद जो नैना होती है वो अपनी बेटी सपना से पूछने लगती है कि बेटी तुम मुझे साफ साफ सारी बताओ। और अब जो सपना होती है वो साफ साफ शब्दों में अपनी माँ नैना से कहती है कि मेरे दादा जो है वो हर रोज मुझे खेत में ले जाता है और खेत में ले जाने के बाद वहां वो मेरा फायदा उठाया करता था और रात के समय में वो तुम्हारा भी फायदा उठाता था। लेकिन मुझे इस बात का जरूर पता है कि तुम उसके साथ अपनी मर्जी से वक्त गुजारती हो, लेकिन मैंने उसके साथ अब मर्जी से वक्त नहीं गुजारा है बल्कि उसने मेरा गलत फायदा उठाया है। अब नैना जैसे ही अपनी बेटी सपना की इन सारी बातों को सुनती हो तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब इसके बाद जो नैना होती है अपनी बेटी सपना से कहने लगती है कि आज रात ही हम उस बूढ़े का काम तमाम कर देते हैं। अब जैसे ये बात सपना से कही जाती है तो इस काम को करने के लिए सपना भी तैयार हो जाती है। अब रात होने तक का इंतजार किया जाता है। जैसे ही रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर रोहतास सिंह हर रोज शराब के नशे में धुत होकर के घर पर लौटा था। रोहतास जो था वो आज अपने घर में बैठकर खाना भी खाता है और खाना खाने के बाद वो कमरे के अंदर जाकर के लेट जाता है। तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास माँ बेटी दोनों मिलकर के रसोई में जाती है और वहां से चाकू उठाती है और फिर चाकू उठाने के बाद नैना और जो सपना होती है वो दोनों ही रोहतास के कमरे के अंदर चले जाती है। इसके बाद सपना जो है वो अपने दादा के गर्दन में 3 बार चाकू से वार कर देती है। लेकिन दोस्तों जो नैना होती है वो तो और भी ज्यादा हद से गुजर जाती है। नैना जो है वो अपने ससुर रोहतास का गला जो है वो चाकू से वार करके हटा देती है। अब मौके पर ही रोहतास की मौत हो जाती है। और पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद नैना और बेटी सपना जो है वो रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो पुलिस दरोगा को अपनी सारी कहानी बयां कर देती है। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो घटना स्थल पर पहुंच करके रोहतास का शव कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है क्योंकि दोनों ने ही कत्ल किया था। लेकिन अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब नैना और सपना को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नैना ने और बेटी सपना ने रोहतास के साथ जो किया वो क्या सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।